सो हेलो प्यारे बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू माय चैनल ससुरा फिजिक्स। आज हम लोग बाबू कुछ 2 4 5 क्वेश्चंस और देखेंगे लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं बाबू, बिना समय को वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा अब। सो आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस सवाल को अच्छे से पढ़ लिया होगा। पहली बार इस सवाल को बनाने में क्लास 11 का बच्चा को थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो एक्चुअली समझ ही नहीं पाता कि इसमें क्या करना है, जो कि नॉर्मल है। ध्यान से देखना, वो सवाल को समझना। सवाल में क्या बोला है कि एक दीवार से एक स्प्रिंग हैंग किया हुआ है, स्प्रिंग बोल रहे सॉरी, एक चेन हैंग किया हुआ है। चेन को अगर तुम चेन का दोनों कोना को दीवार से बांधोगे बाबू, तो चेन कुछ ऐसा ही शेप ले लेगा। बच्चा लोग को लगता है ये पैराबोलिक शेप होता है। बाबू ये शेप है ना, एक अलग ही शेप होता है, इसका नाम होता है कैटेनरी शेप। हम लोग को इससे कुछ खास मतलब नहीं है, जी में ऐसा कभी कोई सवाल पूछा नहीं है। हाँ, तो चेन को अगर दीवार के बीच में बांधेंगे तो उसका जो शेप होता है बेटा, उसको कहा जाता है कैटेनरी शेप। हम लोग को इससे मतलब नहीं है। सवाल पूछा है कि चेन के एंड पॉइंट्स पर कितना टेंशन आएगा। पहले एक बात समझो बाबू, इस चेन का वेट W दिया हुआ है, मतलब ये मास वाला चेन है। याद करो तुम पढ़ाई किया हुआ एक टॉपिक का जिसका नाम था मैसिव रोप। मैसिव रोप के हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग ना होता था, तो जहां का टेंशन चाहिए वहां का टेंशन निकालने के लिए, याद है उस रस्सी को बोलते थे इमेजिनरी कट कर दो और किसी एक पार्ट का एफबीडी बनाकर उस पर F = ma लगा दो। हालांकि ये आसान सवाल है क्योंकि इसमें इस चेन का एंड पॉइंट्स का केवल टेंशन पूछा है, ठीक है ना। अंतिम में एक बोनस बात भी बताएंगे इस क्वेश्चन का, पहले इसको सुन लो। तो चलो, दोनों एंड पॉइंट तो आइडेंटिकल है, तो दोनों से आने वाला टेंशन को टी मान लो बेटा, और हम लोग को इस टी का ही वैल्यू बताना है। और बोला है कि इस चेन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है एंड पॉइंट्स पर वो थीटा है, तो ये थीटा ये भी थीटा। अब बताओ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा तो ये भी थीटा ना होगा, और ये थीटा तो ये भी थीटा ना होगा। अब कुछ नहीं करना है तुमको, टेंशन ना चाहिए एंड पॉइंट्स का, तो कुछ मत करो। इस चेन पर हमको दिख रहा है y का फोर्स बैलेंस कर दो तो t का आंसर आ जाएगा। चेन तो रुका हुआ है ना बेटा, तो y का फोर्स बैलेंस कर दो। बता t का कंपोनेंट कितना जाएगा, t का कंपोनेंट इस y डायरेक्शन में कितना जाएगा, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना t sin थीटा, और इस t का भी कितना जाएगा t sin थीटा, और इसका वेट w नीचे की तरफ आ रहा है। y का फोर्स बैलेंस कर दो, 2t sin थीटा माइनस W = 0। वहां से टेंशन का आंसर आ गया एंड पॉइंट्स का W/2 sin थीटा, ठीक है। साइन को ऊपर कर लो, W/2 cosec थीटा। तो अब ये सवाल तो तुम अच्छे से समझ गया। इसका ऐसा सेम सवाल एक जेई में आया है बाबू 2-3 साल पहले, उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसमें सवाल अलग पूछा था कि बताइए एंड पॉइंट का टेंशन। उसमें नहीं पूछा था, उसमें पूछा था कि बताइए मिड पॉइंट का टेंशन क्या होगा। एग्जाम में लिखा था चेन के लोएस्ट पॉइंट का टेंशन। बात समझो, एंड पॉइंट का टेंशन तो तुम निकाल लिया, जो सवाल हम पूछे थे जे में पूछा था लोएस्ट पॉइंट का टेंशन। तो जरा समझना तो बाबू, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन को कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना सुनना। एग्जाम में पूछा था लोएस्ट पॉइंट का टेंशन, सबसे पहले तो उसको तो कुछ टी डैश मान लो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन को। और तुम सीखा था ना मैसिव रोप का, मैसिव बॉडी का जहां का टेंशन चाहिए वहां से उसको इमेजिनरी कट करके किसी एक पार्ट का एफबीडी बना लो। चलो, तो चेन को यहां से इमेजिनरी कट करो तो किसी एक पार्ट का एफबीडी बना लो। हमको इच्छा हो रहा है कि चलो हम इस पार्ट का एफबीडी बना लेते, किसी भी एक हाफ का बना लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम इस हाफ का एफबीडी बना ले। बताओ ये जो टी डैश है इधर लगेगा, टी डैश। बता बेटा, चेन का टॉप का टेंशन तो तुम टी कैलकुलेट भी कर लिया, टी को वैसे का वैसे लगा दो। बता ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा। और बता बेटा आधा चेन का वेट कितना होगा, आधा चेन का वेट तो होगा W/2 ना बाबू। अब एक काम करो, इस वाले चेन पर पूरा चेन भी रुका हुआ था तो ये आधा पार्ट भी रुका हुआ ही रहेगा। इस पर x और y दोनों का फोर्स बैलेंस करो, टी डैश का आंसर आ जाएगा। चलो मेरे साथ साथ करो तो, पहले चलो x का फोर्स बैलेंस करते हैं, रुक जाओ, लेकिन सबसे पहले काम कर लो इस t का। ये तो टेढ़ा है ना बाबू, एंड पॉइंट का टेंशन तो टेढ़ा है ना, इस t का 2 टुकड़ा करो तो बताओ तो इधर कितना जाएगा t sin थीटा, इधर कितना जाएगा बोल t cos थीटा। चलो x का फोर्स पहले बैलेंस करो, ध्यान से देखो x में केवल 2 फोर्स आ रहा है, तो t cos थीटा बोलना, x का फोर्स को बैलेंस करना, t cos थीटा = t डैश आ जाएगा।
चल बेटा y का फोर्स बैलेंस कर, y का फोर्स बैलेंस कर, तो t साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? t साइन थीटा का वैल्यू W/2 ना आ जाएगा। तुमको t डैश ना चाहिए, मतलब इस t को एलिमिनेट करना है, बटा मार दे बेटा। देख तो सही, बता cos बाई साइन क्या होगा? cot थीटा इक्वल टू t डैश बाई W/2, तो ऊपर में चल गया। बोल बेटा t डैश का आंसर क्या आया? चेन के लोएस्ट पॉइंट का टेंशन का आंसर क्या आया? W/2 cot थीटा, जो कि एक अलग आंसर है। तो तुम समझ सकता है बाबू, मैसिव बॉडी था तो इसके हर पॉइंट का टेंशन क्या था? अलग अलग था। तुमसे हम पूछे थे एंड पॉइंट का टेंशन, और जेई में पूछा था लोएस्ट पॉइंट का टेंशन। एकदम इस सवाल को अच्छे से सीख लो बाबू, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। सो आई होप बाबू एक बार तुम लोग इस सवाल को पढ़ चुका होगा। बात समझना बाबू, ये क्लास 11 का बच्चा लोग का बहुत कॉमन कंफ्यूजन रहता है कि सर दोनों तो सेम ही फोटो है सर, वहां यहां पर क्या किया सर? 2m मास का ब्लॉक बांध दिया। यहां पर क्या किया सर? रस्सी पर उतना ही तो फोर्स लगा दिया 2m के mg के बराबर सर, 2mg। तो सर दोनों केस में तो एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो सर बच्चा आंसर क्या टिक मार के आ जाता है? बच्चा आंसर दोनों का एक्सेलरेशन बिना सॉल्व किए रेशियो 1 टिक मार के आ जाता है। नहीं बेटा ध्यान से समझो, दोनों फोटो में बहुत बड़ा अंतर है। समझो, मास का, इस मास को जब टांगे थे 2m मास को, तो इसका तो mg ना 2mg था। बात समझ रहा है? रस्सी का टेंशन तो 2mg नहीं ना था बेटा, टेंशन तो फोर्स 2mg से कम ही होगा। मेरा चैलेंज है ये, क्योंकि हमको पता है कि ये ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा और ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा। बात समझो, ब्लॉक को टांगने से उसका mg ना 2mg आया है फोर्स। रस्सी का टेंशन तो 2mg से कुछ अलग ना होगा, कम ना होगा। पर एक बात याद करो, तुमको सिखाए थे, रस्सी पर अगर सीधे फोर्स लगा देते हैं तो उस रस्सी का टेंशन उस फोर्स के बराबर हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है ना बेटा। यहां ब्लॉक का mg ना 2mg था, टेंशन तो 2mg से कुछ और ना होगा, पर वहां पर रस्सी पर सीधे फोर्स लगा दिए हैं तो उस रस्सी का तो टेंशन ही ना 2mg हो गया। तो ये दोनों अलग अलग सवाल है बेटा। यहां पर ब्लॉक का mg था 2mg, रस्सी का टेंशन थोड़ी 2mg था, वहां पर रस्सी का टेंशन हो गया है 2mg। तो चलो इस केस में मान लेते हैं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a डैश है और इस केस में एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का तो सेम ही होगा बेटा, समझ रहा है ना। सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम में तो दोनों का एक्सेलरेशन a सेम मान लेते हैं। बस हमको a और a डैश का क्या बताना है? रेशियो बताना, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, तो आइए सॉल्व करिए मेरे साथ। बताइए सबसे पहले, चलिए इसको, इसका a डैश निकाल लेते हैं। अरे ये भी तो तुरंत ही, पहले इसको निकाल लेते हैं। बोलो बेटा यहां तो फोर्स ना लगा दिए 2mg, तो रस्सी का तो टेंशन ही ना 2mg हो गया। और बता इसका एफबीडी में एक और क्या आ रहा है? mg। लगा इस पर F इक्वल टू m है बेटा। हम F इक्वल टू m है इतना समय नहीं लगा के दिखाएंगे, बच्चा वाला काम है तेरे लिए। लगा 2mg माइनस mg इक्वल टू m a डैश। बता a डैश का वैल्यू कितना के बराबर आ गया? g के बराबर आ गया। यहां पर चलो दोनों का एफबीडी बना लो कम से कम। देखो t इस पर लग रहा है mg, यहां पर भी वही t, इस पर लग रहा है 2mg। चलो इस पर लगा F इक्वल टू m है, a का वैल्यू चाहिए ना इस सिस्टम का, इस पर लगा पहले F इक्वल टू m है, t माइनस mg इक्वल टू m है। समझ रहा है कैसे लिखे? और इसका एक्सेलरेशन नीचे, तो इसके लिए नीचे पॉजिटिव होगा 2mg माइनस टी इक्वल टू बोल 2ma। एक लाइन सॉल्व कर लो बाबू, हमको तो a का वैल्यू आता हुआ दिख रहा है, कितना दिख रहा है? g/3 है ना। तो दोनों का एक्सेलरेशन का रेशियो ना माना था दोनों सेटअप का, तो पहला सेटअप के ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन है g/3 और दूसरा सेटअप में उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है g। आंसर है बाबू इस क्वेश्चन का 1:3। एक बार देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। सो आई होप प्यारे बच्चों एक बार आप लोगों ने सवाल को पढ़ लिया होगा। बहुत सारा बच्चा से सवाल इसलिए नहीं बनता है क्योंकि बच्चा समझता ही नहीं है टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग का अंतर क्या होता है। याद करो तुमको कितना अच्छा से सिखाया गया होगा बेटा। डिफॉर्मेशन किसको बोला जाता है? डिफॉर्मेशन उसको बोला जाता है कि नेचुरल लेंथ से कितना बड़ा या कितना छोटा, उसको डिफॉर्मेशन बोला जाता है। पर सवाल में पढ़ो
जो सवाल लिखा है उसमें है ना स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन नहीं लिखा है, स्प्रिंग का टोटल लेंथ लिखा है कि कितना है। तो समझो टोटल लेंथ क्या होता है बेटा, नेचुरल लेंथ प्लस डिफॉर्मेशन ना। सर आप प्लस डिफॉर्मेशन क्यों किए, माइनस डिफॉर्मेशन क्यों नहीं किए? अरे अभी तुमको सवाल पढ़ के पता चल जाएगा बेटा, ब्लॉक लटका हुआ है ना बेटा, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से खिंचाया हुआ ना होगा, अभी हम समझा रहे हैं। तो डिफॉर्मेशन मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कुछ बड़ा ना हुआ है, तो पॉजिटिव में ना डिफॉर्मेशन हुआ है बेटा। बात समझो क्या बोला है, सवाल में बोला है कि एक स्प्रिंग से दो ब्लॉक बंधा हुआ है, एक स्मॉल एम मास और एक कैपिटल एम मास। सवाल का थोड़ा अंग्रेजी समझो, सबसे पहले सिस्टम को स्मॉल एम मास के थ्रू लटकाया गया। देखो स्मॉल एम मास के थ्रू लटकाया गया मतलब ऐसा समझो, वो स्मॉल एम मास तो दीवार का ना पार्ट हो गया बेटा, वो मैटर नहीं कर रहा है। समझो जब स्मॉल एम के थ्रू लटकाया गया तो स्मॉल एम मैटर नहीं कर रहा है, उसके थ्रू ना लटकाया गया है। कौन लटका हुआ है वो ना मैटर कर रहा है बेटा, जो लटका हुआ है वो ना स्प्रिंग को खींचेगा, वो ना स्प्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस करेगा। जिसके थ्रू लटका है वो तो समझो दीवार का पार्ट हो गया, वो क्या है उसका वैल्यू क्या, उससे तो कोई मैटर ही नहीं है। जो लटका हुआ है वो ना स्प्रिंग को खींचा होगा। तो समझो अब हो गया, सबसे पहले स्मॉल एम मास के थ्रू लटकाए हुए है, मतलब लटका हुआ कौन है बेटा, लटका हुआ है कैपिटल एम मास। बात समझ रहा है। और चलिए मास इक्विलिब्रियम पर है तो इसका एफबीडी बनाओ, कैपिटल एम जी और स्प्रिंग कुछ फोर्स लगा रहा होगा के एक्स, वेयर एक्स इज द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब क्वेश्चन में क्या बताया है कि जब स्मॉल एम के थ्रू लटका हुआ है तो स्प्रिंग का टोटल लेंथ L1 बताया है। बता बेटा टोटल लेंथ ना L1 है, टोटल लेंथ क्या होगा, नेचुरल लेंथ L0 लेट सपोज प्लस डिफॉर्मेशन। बात समझ पाए इतना सा बात। चलिए बताइए तो इसका एफबीडी में फोर्स बैलेंस करिए मेरे साथ साथ, बताइए क्या लिखिएगा, के एक्स इक्वल टू एम जी। बेटा एक्स का वैल्यू तो पुट कर दे सर के लिए, के एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहां से L1 माइनस L0 इक्वल टू कैपिटल एम जी। पहला इक्वेशन आ गया। चलिए बात समझिए, अब सेकंड में बोला है कि अब इस सिस्टम को कैपिटल एम के थ्रू लटका दिए, तो बेटा कैपिटल एम तो दीवार का ना पार्ट हो गया, अब वो क्या है वो मैटर नहीं कर रहा, जो लटका हुआ है वो मैटर कर रहा है, वो ना स्प्रिंग को खींचेगा। तो बताना बेटा ये भी रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पर है, तो इस पर भी फोर्स बैलेंस कर दो। अब मान लो कि स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन कुछ एक्स डैश है, ठीक है ना, और बता बेटा अभी स्प्रिंग का टोटल लेंथ क्या बताया L2, तो बताओ L2 क्या होगा, L0 प्लस एक्स डैश होगा। ये बात समझ पाया। चल बेटा इस पर फोर्स बैलेंस कर दे, के एक्स डैश इक्वल टू स्मॉल एम जी। बोल रहा हूं एक्स डैश का वैल्यू पुट करना, के एक्स डैश का वैल्यू L2 माइनस L0 इक्वल टू स्मॉल एम जी। हमसे क्या पूछा, सवाल पढ़ लो, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ यानी कि L0 का वैल्यू पूछा है ना, तो हम तो बोलते हैं दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से बटा मार दो ताकि के कैंसल आउट हो जाए, क्योंकि स्प्रिंग क्वेश्चन में स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट चेक कर लो नहीं दिया हुआ है। चल बेटा दोनों को बटा मार लेगा, घर में हम बटा मार के देगा। चलो इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, चलो रखो तो मेरे साथ, के L2 माइनस L0 इक्वल टू स्मॉल एम जी। बेटा करना इतना तो सॉल्व कर, एक लाइन और सॉल्व कर लेना बेटा, जहां तक मेरे को याद है ऑप्शन सी मैच कर जाएगा, ठीक है ना। एकदम आराम से समझ लो, एक अच्छा सवाल था, पहली बार बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो आई होप बाबू एक बार तुम लोग इस सवाल को पढ़ चुका होगा। फ्रिक्शन का सवाल है बाबू, बच्चा इसमें बस एक वर्ड के कारण लॉजिक समझ नहीं पाता है या कुछ गलत कर देता है। बेटा ध्यान से समझना, बात समझो बेटा। सवाल में लिखा है कि ये ब्लॉक अभी स्लाइड नहीं किया है, इट इज एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। बेटा वर्ज ऑफ स्लाइडिंग का मतलब स्लाइडिंग करने के जस्ट पहले, बेटा बात समझो, या किसी किसी बुक में लिखता है जस्ट बिफोर स्लाइडिंग। बात समझो, सुनो, स्लाइडिंग करने के बाद बताओ फ्रिक्शन कितना आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। पर अभी तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं किया है, मतलब इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा, लेकिन कितना बाबू, इस सवाल का अंग्रेजी से हम बता सकते कितना। सोच के देखो बेटा, स्लिपिंग के जस्ट पहले फ्रिक्शन अपना पूरा औकात लगाना चुका है, तो समझो स्लिपिंग के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर स्लाइडिंग या वर्ज ऑफ स्लाइडिंग का भी वही मतलब है, स्लिप करने के जस्ट पहले स्टैटिक फ्रिक्शन अपना पूरा औकात लगाना चुका होगा। तो एक बात समझो और आज के बाद याद रखना बेटा, जस्ट बिफोर स्लाइडिंग
या वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, इसका ये मतलब होता है स्लिपिंग के जस्ट पहले, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपना पूरा औकात लगा चुका है बेटा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना के बराबर अभी आ रहा होगा, एफएस मैक्स के बराबर। समझ पाए क्या बोल रहे हैं? वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब स्लाइडिंग के जस्ट पहले फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अपना पूरा औकात लगाना चुका है बेटा, जो कि कितना होता है उसका हाईएस्ट वैल्यू, एफएस मैक्स। तो बस इतना ही समझना था बेटा कि सवाल में इस मोमेंट पर ये ब्लॉक अभी स्लिप तो नहीं किया, पर इस पर अभी जो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है वो इसके एफएस मैक्स के ही बराबर आ रहा है, बिकॉज द ब्लॉक इज एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के जस्ट पहले का फोटो। चलिए तो अभी समझ लीजिए, सवाल सॉल्व करते हैं। अभी ये ब्लॉक स्लाइड तो नहीं ना किया है, मतलब दोनों ब्लॉक रेस्ट पर है, स्लाइड नहीं ना किया भाई, जस्ट बिफोर स्लाइडिंग ना, तो दोनों पर फोर्स बैलेंस कर दो। सबसे पहले उस पर कर लो यार, वो तो प्यारा सा ब्लॉक है बेटा, टेंशन का वैल्यू दिख गया 10 के बराबर। चलो इसका एफबीडी देख लो, पीछे एफएस मैक्स आ रहा होगा। एफएस मैक्स का वैल्यू जानते हैं ना, म्यू एस इनटू नॉर्मल, म्यू का वैल्यू 4/7 दिया, और मत बोल देना कि नॉर्मल एमजी होगा, नॉर्मल अभी सर निकालेंगे, रुक जाओ। चलो बताओ, इस टी का 2 टुकड़ा करो, टी का वैल्यू 10 में आया है, चलो इस टी का 2 टुकड़ा करो, बताओ 10 का इधर क्या जाएगा, 10 cos थीटा, और इस टी का इधर कितना जाएगा, 10 sin थीटा। सुनो, पहले इस ब्लॉक का y का एफबीडी बैलेंस करके नॉर्मल का वैल्यू निकालो। देखो y में एक फोर्स ऊपर, नॉर्मल ऊपर, और इसका mg नीचे दिख रहा है। चलो y का फोर्स पहले बैलेंस करो, 10 sin थीटा प्लस n इक्वल टू 20, यहां से नॉर्मल का वैल्यू ले आएगा, पता बेटा नॉर्मल का वैल्यू 20 माइनस 10 sin थीटा। चलिए इतना समझिए अच्छे से। चलिए अब x का फोर्स बैलेंस कर दीजिए, बताइए x में स्लाइड नहीं ना किया बेटा, रुका हुआ है ना, तो 10 cos थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन अभी किसके बराबर आ रहा है बेटा, वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब स्लाइडिंग के जस्ट पहले स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात के बराबर ना आएगा बेटा, एफएस मैक्स म्यू एस इनटू नॉर्मल 4/7 इनटू नॉर्मल का वैल्यू तुम निकाला था 20 माइनस 10 sin थीटा, ठीक है ना। चलिए 10 10 10 साफ हो गया, cos थीटा इक्वल टू 4/7 2 माइनस sin थीटा। अब बेटा इसके आगे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तेरे ऊपर शक करना, ठीक है ना। तो अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे बाबू, इसके आगे अब तुम सॉल्व कर लेना 2 लाइन। आइडिया हम दे सकते हैं, sin थीटा को लिख सकता है ना बेटा, साइन को लिख लो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट करके पूरा कॉस स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बन जाएगा। 2 लाइन और लगेगा बेटा थीटा का आंसर निकालना, थीटा का आंसर आएगा 37, ठीक है ना। एक बार इस सवाल को करना बाबू, इस सवाल से तुम एक बहुत अच्छा बात समझा है फ्रिक्शन का, जो कि बहुत लॉजिकल बात भी है, बच्चा शायद पहली बार में कभी कभी पकड़ नहीं पाता है, ठीक है ना। आई होप तुम इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा बाबू। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।